तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। आज की अगर हम बात करें चैप्टर की, तो आज का नया टॉपिक है हमारा एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। आज हमारा यूनिट 1 है, तो बेसिकली डील करेगा कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एंड एनिमल सेल कल्चर। और अगर हम बात करें उसमें, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर, उसकी हम बात करेंगे। व्हाट इज एनिमल सेल कल्चर, उसकी हम बात करेंगे, और मैनी मोर थिंग्स अबाउट एनिमल सेल कल्चर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेट्स डीप इनटू दैट टॉपिक, लेट्स गो। ओके, तो अगर हम बात करें एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसे फील्ड ऑफ साइंस है इन विच बायोटेक्नोलॉजी, इन विच बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी मीन्स वेर वी यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी टू डेवलप मैनी प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ आवर ओन रिसर्च। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फॉर्म ऑफ साइंस है विच बेसिकली डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम टेक्नोलॉजी की फॉर्म में यूज़ करें, हमारे नए प्रोडक्ट्स के बनाने में, रिसर्च बनाने में, डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलिंग करने में, तो उसे हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। अब इसमें हम बस हैपा से याद रख लो, हैपा की फुल फॉर्म ये नहीं है, बट हैपा हम बात करें तो हैपा से याद रख लो। हैपा, एच से ह्यूमन, ई से एनवायरनमेंट, पी से प्लांट्स, ए से एनिमल और आई से इंडस्ट्रियल। ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन वे में हम रिसर्च कर सकते हैं। एनवायरमेंटल रिसर्च की फॉर्म में, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन की फॉर्म में हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। प्लांट्स प्रोडक्शन की फॉर्म में हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं एनिमल फील्ड में, एंड इंडस्ट्रियल फील्ड में हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। इसमें हम बात करेंगे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की चैप्टर्स की। तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली डील्स विद द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू जेनेटिकली इंजीनियर। मतलब कि ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो कि बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक से डील करती है, जो कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग करती है। मतलब कि तोड़ फोड़ के कुछ नया बनाना, और वो जीन्स के मेथड में। जब हम जीन्स को तोड़ मरोड़ के चेंज करते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, जैसे कि मॉडिफाई कर दिया जीनोम को एनिमल के इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर सूटेबिलिटी। फॉर एग्जांपल कि मुझे तो एक ऐसी काउ चाहिए जो डोमेस्टिकेशन अच्छी करे, दूध ज़्यादा दे और अच्छी फसल उगाए, तो क्या करेंगे हम? डीएनए उसका चेंज कर देंगे। हम उसके डीएनए में ऐसे सूटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देंगे जिसकी वजह से वो हमें भी फ़ायदा दिलाए और उसके अंदर भी फ़ायदा हो। तो ऐसे क्या करेंगे हम? उसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स करेंगे। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स को डील करती है, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर करती है। मॉडिफाई द जीनोम, जीनोमिक हमारा जो डीएनए सीक्वेंस होता है, डीएनए होता है, हमारा खून होता है डीएनए, वो बेसिकली उसके अंदर जो हमारे हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो उसको क्या करती है? ट्रांसफर, मॉडिफाई करती है एनिमल के, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आती है? सूटेबिलिटी आती है, उसके अंदर नई नई कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस आती हैं। इट इज़ मेनली एम्ड एट इम्प्रूविंग एनिमल हेल्थ। वो एनिमल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। उसके अंदर वैक्सीनेशंस करते हैं जब हम एनिमल्स की वेटनरी में, हम उसके डायग्नोस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज रिप्रोडक्शन यूज अच्छा करते हैं, उनका जीनोमिक सीक्वेंस को बेटर कर देते हैं, जेनेटिक कैरेक्टराइजेशन को बेहतर कर देते हैं, प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। बायो फार्मास्यूटिकल्स, उनके डीएनए की मदद से नई नई मेडिसिन बनाना थ्रू ट्रांसजेनेसिस एंड अदर एनिमल प्लांट। ट्रांसजेनेसिस मतलब जब हम दो एनिमल्स को मिला के एक हाइब्रिड एनिमल बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसजेनेसिस। और उनके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कि बेसिकली हमें वैक्सीनेशन बनाने में मदद करती है और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स बनाने में भी मदद करती है। अभी इससे हम आगे पढ़ेंगे कि वो हम किस रिलेट में बात कर रहे हैं, किस कंटेंट में बात कर रहे हैं। एनिमल सेल कल्चर, आई नो कि ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इट्स ओके। आप मेरी बात सुनो। इंस्ट्रूमेंट टू बैलेंस द टेम्परेचर, अगर हम बात करें कि बैलेंसिंग ऑफ टेम्परेचर, हम आगे जाके बात करेंगे। एनिमल सेल कल्चर, एनिमल सेल कल्चर की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल कल्चर इज द प्रोसेस और मैकेनिज्म इन विच इज इन विट्रो प्रोपगेशन ऑफ सेल्स अंडर सुटेबल आइसोलेटेड एसेप्टिक कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। एनिमल सेल कल्चर कुछ ज़्यादा बड़ी टर्म नहीं है, ये बेसिकली फॉर एग्जाम्पल हमने फील्ड्स में किसी प्लांट को उगाया, किसी एनिमल सेल को उगाया। अब मैं क्या करता हूँ? मैंने अपने एनिमल सेल को, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज चलती रहती है, जेनेटिकल एक्टिविटीज चलती हैं। ये देखो मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर कितनी एक्सरसाइजेज हो रही होंगी, कितनी एबिलिटी, कितनी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। अब मैं क्या करूँगा? मैं इसके एक सेल को निकाल लूँगा। बहुत सारे सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस और मिलियंस ऑफ सेल होते हैं हमारी बॉडी में, तो हम एक सेल को निकाल लूँगा और उस एक सेल को मैं क्या करूँगा? लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशंस दे के उसे क्या करूँगा? मैं स्टेरिलाइज्ड करके आर्टिफिशियल कंडीशन में उसे ग्रो कराऊंगा। और क्या करूँगा? उसे आर्टिफिशियल नेचर दूंगा, आर्टिफिशियल लाइट दूंगा, आर्टिफिशियल टेम्परेचर दूंगा। टेम्परेचर जिससे बैलेंस होता है, उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? इंक्यूबेटर।
इंक्यूबेटर मतलब जो इंक्यूबेशन करता है, मतलब कि जो टेम्परेचर मेंटेन करके सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उसे हम कहते हैं इंक्यूबेटर। मैनी एनिमल सेल्स कैन बी इंड्यूस टू ग्रो आउटसाइड ऑफ देयर ऑर्गन, टिश्यू और ओरिजिन। काफ़ी जो एनिमल सेल्स होते हैं वो उनके ओरिजिन, यानी कि ये बॉडी है और ये उसका ओरिजिन है, मतलब कि जहाँ से वो शुरू हुआ है वो उसका ओरिजिन है। अब मैं उसका ओरिजिनल टेम्परेचर वगैरह से निकाल के उसे लेबोरेटरी के अंदर रखूँगा। उस लेबोरेटरी के अंदर मैं उसे वही टेम्परेचर दूंगा जो हमारी बॉडी का है, वही उसे न्यूट्रिएंट्स दूंगा जो उसे चाहिए और उसे ग्रो कराऊंगा। वैन सप्लीमेंटेड विद मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट एंड ग्रोथ फैक्टर, और उसका एक न्यूट्रिएंट मीडिया बनता है। न्यूट्रिएंट मीडिया मतलब आप समझ लो कैसा सोल्यूशन, और जो कि बेसिकली उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे। सोल्यूशन जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये मेरा सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने हर कुछ डाला हुआ है, जिसमें उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो डाला हुआ है, उसके ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए वो डाले हुए हैं, और मैं उसे क्या करूँगा, मैं उसे प्लांट में डाल दूंगा या फिर एनिमल में डाल दूंगा, और क्या होएगा, एनिमल उससे अपने क्या करेगा, ग्रोथ फैक्टर्स लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा और ग्रो करेगा। और उस ग्रोथ फैक्टर से वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे बढ़ेगा नंबर्स में, मल्टीप्लाई करेगा। और मल्टीप्लाई करते करते हम क्या करेंगे, जब वो एक कॉन्फ्लुएंसी स्टेज पे आ जाएगा, कॉन्फ्लुएंसी मतलब जब वो अपनी 190% वो उस पर आ जाएगा ना, पॉपुलेशन पे 90, मतलब फॉर एग्जांपल एक कमरे में 100 लोग आ सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम 90 लोग भरेंगे, 90 इंसान भर देंगे इस रूम में। अब इस रूम में क्या है, 90 इंसान, मतलब कि अगर 100 भर देंगे तो बिल्कुल घुटन हो जाएगी, सफोकेशन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम 90 लोग भरेंगे ताकि बीच में स्पेसेस रहे थोड़ी सी। फिर क्या करेंगे, हम उन्हें दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर देंगे और इस रूम में फिर से 90 सेल, एक सेल रखेंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, फिर से 90 लोग बन जाएंगे। फिर 90 लोगों को हम अलग से उसमें चेंज करेंगे। बस वैसे ही होगा, एक सेल को हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडिया में रखेंगे और उसे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। टाइम टू टाइम देखते रहेंगे कि उसके अंदर कोई गंदगी तो नहीं है, कंटेमिनेशन तो नहीं आ गई, या स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं, ठीक है, गंदे हाथ नहीं लगाने उसको। सारे जितने भी बीकर्स वगैरह सब यूज़ हो रहे हैं वो बिल्कुल स्टेरिलाइज होने चाहिए ऑटोक्लेव की वजह से। ऑटोक्लेव पढ़ेंगे अभी हम, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सब समझा दूंगा अभी, ठीक है, आपस में सुनते जाओ। और आपको अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जो करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, व्यू उसे, और सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स को फिर आप वायरल कर दो इसे, तो डैट कि आपको भी उतनी नॉलेज मिले, ताकि जितना सबको मिले, और मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि हमें और अच्छी फैमिली मिलेगी और बड़ी फैमिली मिलेगी, ठीक है। मैंने एनिमल सेल्स कैन बी इंड्यूस टू ग्रो आउटसाइड, वो आउटसाइड निकाल देंगे ना उसे, फिर उसको हम ग्रोथ कराएंगे। क्या होता है न्यूट्रिएंट, ग्रोथ और एगार, इसमें उन्होंने लिखा है ना न्यूट्रिएंट मीडियम। ग्रोथ मतलब होता है जब हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं सॉल्यूशन को, मतलब जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया होता है, न्यूट्रिएंट मीडिया वो होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने पानी, विटामिन, अगार और न्यूट्रिएंट्स और न जाने कितने सारे न्यूट्रिएंट कंटेनिंग मीडियम डाल रखे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पूरा सॉल्यूशन बन जाता है। और उस सॉल्यूशन के अंदर हम सेल लेंगे, रखेंगे और उसे ढक के आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे लेबोरेटरी की। तो क्या होता है कि जो सेल होता है वो आर्टिफिशियल कंडीशंस की वजह से क्या करेगा, उसे ऐसा लगेगा कि वो आर्टिफिशियल कंडीशन में ओरिजिनल कंडीशंस नहीं है। तो होता क्या है, वो उन कंडीशंस को एब्जॉर्ब करके उस कंडीशन से रिस्पॉन्ड करके वो ग्रो करता है, और ग्रो करने की वजह से होता क्या है कि वो जो सेल्स हैं वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि एक ना वो पॉपुलेशन में जाती है पूरी बीकर के अंदर। क्या होता है, हम उसके अंदर एक सेल को रखेंगे और बाकी जितने भी 90 सेल्स हैं या फिर 99 सेल्स हैं उनको हम अलग से किसी बड़े बीकर में शिफ्ट कर देंगे, और फिर उसको हम आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करके बड़ा करेंगे, और एक सेल को फिर से हम फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया रखेंगे, जिसे हम सब कल्चरिंग कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, मैं जैसे आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, ताकि आपको आगे जाके ये ना लगे कि हाँ हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। मस्त प्लान है, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मीडिया देंगे, एक और फ्रेश मीडिया, सब कल्चर करेंगे, ये ध्यान से देखते हुए कि वो कभी भी कंटेमिनेट ना हो। कंटेमिनेशन जैसे ही आ गई, आपका पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट मीडिया खराब हो जाएगा और आपको उसे गिरना पड़ेगा, नया मीडियम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे फ्रेश मीडियम देंगे, फिर से वो 1 से 16, 16 से 32 ऐसे बनेगा, 90 बनेगा, फिर हम उसे नए बीकर में शिफ्ट करेंगे, फिर से एनवायरमेंट ऐसे करना है आर्टिफिशियल। फिर हम उसे रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिर हम उसे वैक्सीन बनाने में यूज़ कर सकते हैं, फिर हम उसे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, फिर हम उसे फूड सब्सटेंसेस बनाने में यूज़ कर सकते हैं, फिर हम उसे कुछ डिज़ायरेबल जीन्स आइसोलेट करने में हेल्प कर सकते हैं, एंड एनीथिंग वी कैन डू रिगार्डिंग द साइंटिफिक फील्ड, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है, या फिर अगार क्या होता है, अगार मतलब होता है अगार ये एक ऐसा, और ये होता है ऑर्गेनिज्म होता है या फिर बैक्टीरिया होता है अगार।
जो कि सॉलिडिफाइडिंग एजेंट होता है। सॉलिडिफाइड एजेंट, हमारा जो लिक्विड मीडियम होता है ना वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, पानी जैसा होता है, बिल्कुल लिक्विड होता है। हम इसे क्या करेंगे, उसमें अगार डाल देंगे, अगार डालने की वजह से वो सॉलिड हो जाता है, सॉलिड, ताकि सेल्स को एक सरफेस मिल जाए कि वो उसके अंदर ज़्यादा डूबे ना, डूबेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसे एक सॉलिडिफाइड सरफेस मिल जाता है कि वो एक पर्टिकुलर सॉलिडिफाइड सरफेस पे ऐसे क्या हो जाए, ऐसे जाके वो उस पर फ्री हो जाए, ताकि वो उससे न्यूट्रिएंट्स इजीली एब्जॉर्ब करता रहे। ठीक है, ट्रिप्टोन और पेप्टोन देंगे हम प्रोटीन्स के एजेंट। अगर हमें उसे प्रोटीन सप्लाई करना है, हम उसके अंदर ट्रिप्टोन और पेप्टोन डाल देंगे और उसको ऐसे शेक करते रहेंगे। जैसे होता नहीं, हम रूह अफ़ज़ा बनाना है अपना, तो रूह अफ़ज़ा को हम पानी में मिला, वो रूह अफ़ज़ा को हम दूध में मिला देते हैं और हम शेक करते हैं, तो हमारा रूह अफ़ज़ा तैयार। बस वैसे ही ट्रिप्टोन और पेप्टोन डाल देंगे, शेक करेंगे, वो उस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर घुल जाएगा और सेल्स को प्रोटीन मिल जाएगा। वैसे ही अगर कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो बीफ एक्सट्रैक्ट या फिर यीस्ट एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं। यीस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स डाल देंगे। एज अ कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है बीफ एक्सट्रैक्ट और यीस्ट एक्सट्रैक्ट, जिसमें हम NaCl एज इलेक्ट्रोलाइटिंग एजेंट भी डाल सकते हैं, जिसमें वो पोर्स क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ईजिली उसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है एनिमल सेल कल्चर की, तो फॉर इन विट्रो ग्रोथ ऑफ सेल कल्चर कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर। अब आपको होगा कि बात तो होगी कि लैबोरेटरी में आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, बट वो आर्टिफिशियल कंडीशंस होगी क्या, वो आर्टिफिशियल कंडीशंस होगी हमारे टेम्परेचर, मेन है हमारा टेम्परेचर होना चाहिए 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 25 to 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 to 37 डिग्री सेल्सियस, बस उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। ठीक है, pH वैल्यू मेंटेन होनी चाहिए 7 पे और नियर बाय अबाउट 6 to 7। CO2 मेंटेन होना चाहिए, CO2 ऑस्मोलैरिटी, CO2 का कि उसे कितनी CO2 मिल रही है, उसे कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होनी चाहिए। ओस्मोलैलिटी, ओस्मोलैलिटी बोल रहा हूँ मैं, ओस्मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज द टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर केजी, मतलब हम कितना सोल्यूट, मतलब जैसे पाउडर होता है ना सॉलिड, जिसे हम हाथ में छू सकते हैं, सॉलिड वो कितना ले रहे हैं डिवाइड बाय हम कितना किलो पानी ले रहे हैं। मुझे पता है पानी को लीटर में नापते हैं, लेकिन इसमें होता है कि हम कितना केजी सॉल्वेंट ले रहे हैं। सॉल्वेंट मतलब जो पानी होता है, जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्वेंट होता है। टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर केजी। फंजाई के लिए अगर हम फंगस ले रहे हैं कोई, तो फंगस के लिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर, और उसे हमें 2 दिन तक रखना है, यानी कि 48 घंटे तक रखना है। उसमें हमें अलग से पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार ऐड करने हैं, ताकि वो फंजाई है जो ग्रो कर सके। पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार यूज़ करना है। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको 37 डिग्री सेल्सियस भी देंगे तो कुछ नहीं होगा, और उसे हम 16 घंटे या फिर रात भर रख सकते हैं, ताकि हम उसकी अच्छे से ग्रोथ देख सकें। ठीक है, अब हम स्टेरिलाइजेशन की बात करेंगे। मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ स्टेरिलाइजेशन, आप हो गए स्टेरिलाइजेशन होता क्या है सर। इन एडिशन कल्चर सेल्स रिक्वायर स्टेराइल कंडीशन, मतलब कि अब आपको अगर हम रूम में गंदगी फैला दें आपके रूम में, और हर जगह डिसीज हो, कितना गंदा लगेगा आपको। बस वैसे ही होता है कि आपके रूम में से जितनी भी गंदगी है सारी निकाल दो। गंदगी इन द सेंस ये नहीं, अब मेरे हाथ पे भी कितनी गंदगी है, अभी आपको होगा कि कहाँ गंदगी है, दिख भी नहीं रही, दिखती नहीं है ये गंदगी। ये माइक्रोब्स होते हैं, ये माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हम। उससे होता क्या है, कल्चर सेल्स को हमें कंटामिनेशन मतलब माइक्रोबियल इन्फेक्शन, माइक्रोब्स होते हैं, किसी ने छींक मारी, आप उसके कांटेक्ट में आए, वो छींक आपके वो जो एंटीजन्स हैं वो आपकी बॉडी में एंटर करेंगे और आपके इम्यून सिस्टम के साथ इनकॉर्पोरेट करके आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देंगे और आप फिर से बीमार पड़ जाओगे। ऐसा बचपन से होता आ रहा है। डॉक्टर कहते हैं ना कुछ तला हुआ नहीं खाना, ये नहीं खाना। उससे क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उस पर ना हमारे पास माइक्रोब्स आ जाते हैं, और उन माइक्रोब्स की वजह से जो बैड माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कंटेमिनेशन कॉज कर देते हैं, और कंटेमिनेशन की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी इफेक्टेड हो जाती है, मतलब अफेक्टेड इन द सेंस इन्फेक्टेड हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, कल्चर सेल्स को भी एक पूरा स्टेराइल मेंटेन करना पड़ता है। स्टेराइल मतलब ये होता है कंटेमिनेशन फ्री, डिसीज फ्री, बिल्कुल भी वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी वहाँ पे माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे। कल्चर सेल्स रिक्वायर स्टेराइल कंडीशन में, इट शुड बी टोटली अनकंटामिनेटेड, 1% में कंटामिनेशन नहीं चलेगी। इट शुड बी टोटली स्टेराइल कंडीशन अलॉन्ग विद स्टेडी सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करनी है। इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ, हम पढ़ेंगे अभी, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि स्टेरिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं फॉर ग्रोथ एंड सोफिस्टिकेटेड इंक्यूबेशन कंडीशन। सोफिस्टिकेटेड मतलब बिल्कुल फूक के कदम रखना है और इंक्यूबेशन देनी है उनको, मतलब प्रॉपर एनवायरमेंटल इंक्यूबेशन। अगर गलती से भी कोई भी चीज़ रहेगी तो हमारा पूरा का पूरा मीडियम खराब हो जाएगा और हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसमें कोई भी लाइफ लाइन नहीं होती है। द कल्चर मीडियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल सेल टाइप, जो एसेंशियल स्टेप
इन एनिमल टिश्यू एनिमल सेल कल्चर। हम कभी भी एनिमल टिश्यू कल्चर नहीं बोलते, हम हमेशा एनिमल सेल कल्चर बोलेंगे। एनिमल कभी भी टिश्यू पे काम नहीं करेंगे, हम एनिमल के हमेशा सेल पे काम करते हैं और प्लांट्स के हमेशा टिश्यू पे काम करते हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा एनिमल सेल कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो दिस कल्चर मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि कल्चर मीडिया में हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सप्लाई कर रहे हैं सेल्स को और सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम ये जो कल्चर मीडिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल स्टेप होता है जिसमें हमें कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है। दिस डिपेंड ऑन द ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और प्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन टारगेट। हम इसमें कौन से सेल की टारगेट कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट बनाने को टारगेट कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें वही मीडियम ऐड करना है। वही अभी मीडियम पहले से बनाया नहीं आता, हमें बनाना पड़ता है ये मीडियम। डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट ऑफ डिज़ाइन टारगेट प्रोडक्ट। एट प्रेजेंट जो एनिमल सेल्स होते हैं वो कल्चर होते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया से, और आर्टिफिशियल मीडिया में हम इसे बोलते हैं क्योंकि आर्टिफिशियली मेड होता है, डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंट नीड। ओके, अगर हम बात करें CSIR, CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये हमारा शायद पालमपुर में है। CSIR पालमपुर में है शायद ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। CSIR नेट का भी एग्ज़ाम होता है, UGC नेट, जहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी होती है, स्टडी रिलेटेड टू टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। स्टेराइल कंडीशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग ऑफ सेल लाइन्स। सेल लाइन्स क्या होती है? सेल लाइन्स मतलब अनडिफरेंशिएटेड लाइन्स ऑफ सेल ग्रोथ, मतलब कि जहाँ पे हमने एक सेल, मैंने आपको बोला ना 90 लोग हो गए, अब उस 90 लोगों को हमने अलग फ्लैट में शिफ्ट कर दिया, फिर 90 लोग हो गए, हमने उनको अलग फ्लैट में शिफ्ट कर दिया। बस वैसे ही कि सेल लाइंस होती हैं जब आप एक ही सेल को कॉन्फ्लुएंस रीच करने पे, कॉन्फ्लुएंस याद रखना, जैसे ही उनकी पॉपुलेशन 90% पहुँच जाए, 100% नहीं पहुँचने देनी हमें, 90% पहुँच जाए, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पता चलेगा। 90% पहुँच जाए, फिर उसके बाद क्या होगा, वो आपको क्या करना है, उन सेल्स को आगे ट्रांसफ़र करना है दूसरे फ्रेश मीडियम में, उसी को बोलते हैं सेल लाइंस। कि आप कौन से अनडिफरेंशिएटेड लाइंस ऑफ सेल ग्रोथ, मतलब कि सेल्स को कितना ग्रो करा रहे हो, कितना सब कल्चर करा रहे हो, कितना ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो डिपेंड करता है सेल लाइंस पे। सेल लाइंस मतलब एक पर्टिकुलर लाइन जिस पे आप वर्क कर रहे हो सेल्स की, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सेल्स जिस पे आप काम कर रहे हो। अब हम बात करेंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जो मोस्टली एनिमल सेल कल्चर में यूज़ होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लैमिनार एयर फ्लो हुड की। लैमिनार एयर फ्लो हुड इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन, वेदर वो हम प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ करें या वेदर वो हम एनिमल सेल कल्चर में यूज़ करें। ये एक ऐसा कैबिनेट, ये एक ऐसा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेरिलिटी में। अब आपको क्या ऐसा क्या कर देता है ये, तो इसमें क्या होता है, यूवी लाइट्स होती हैं, इसमें हैपा फिल्टर्स होते हैं, अभी हम बात करेंगे हैपा फिल्टर्स की। इसमें हमारे पास सिंपल लाइट होती है और हमारे पास फ़ैन होता है। फ़ैन क्या करता है, इसमें यूनिट डायरेक्शनल फ्लो वो मेंटेन होता है, यूनिट डायरेक्शनल। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। लैमिनार एयर फ्लो हुड कुछ ऐसे टाइप का होता है जिसमें हमारे पास ये लैमिनार एयर फ्लो हुड है, और इस लैमिनार एयर फ्लो हुड में हमारे पास क्या होता है, यूवी लाइट्स होती हैं, TS लाइट्स, फ्लैश लाइट्स होती हैं। हमारे पास इसमें क्या होता है, स्टील पेंट कोटेड होती है, स्टील पेंट कोटेड। और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है ऐसे, और ऐसे बैठे होते हैं कुछ, ठीक है, ऐसे बैठे होते हैं। इसमें हमारे पास ये देखो बटन्स हैं, और इस बटन्स में हमारे पास यूवी लाइट होती है, हमारे पास इसमें सिंपल लाइट होती है, फ़ैन होता है। इसमें ना एक यूनिट डायरेक्शनल फ्लो बनता है, ऐसे यूनिट डायरेक्शनल फ्लो बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बाहर की एयर है वो अंदर नहीं आ सकती, लेकिन जो बाहर की हवा है वो हैपा फिल्टर्स, ये जो हैपा फिल्टर्स दिख रहे हैं ना आपको, हैपा मतलब हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर, ध्यान से सुनिए, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर, जिसमें क्या होता है, ऐसे पर्टिकुलेट एयर फिल्टर, एक ऐसे फिल्टर्स होते हैं जो एयर के पर्टिकुलेट मैटर को, जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको क्या करते हैं, फिल्टर करके अंदर भेजते हैं। ये बिल्कुल जो एयर आएगी इसमें बिल्कुल स्टेरिलाइज क्लीन एयर आएगी, इतनी क्लीन एयर जो आपने कभी ना देखी हो, इतनी क्लीन एयर आएगी यहाँ से। और क्या होता है कि यहाँ पे आप काम करते हो बैठ के, ये जो आपने हाथ में ग्लव्स पाए हुए हैं बिल्कुल टू मेंटेन स्टेरिलिटी, आपको कभी भी एक हाथ से दूसरे हाथ में वैसे टच नहीं करना है, इसे एक हाथ से टच कर सकते हो और दूसरे हाथ से भी सपोर्ट के लिए कर सकते हो, लेकिन आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे सरफेस पे नहीं रखनी। जैसे कि आपने कोई मेटल का इंस्ट्रूमेंट ले लिया या फिर कोई डाइसेक्शन किट का इंस्ट्रूमेंट ले लिया, इक्विपमेंट ले लिया, तो आपको इसे सरफेस पे नहीं टच करना बिल्कुल भी, आपको इसे एक हद तक यहाँ इसमें या फिर किसी ऊपर सरफेस पे किसी टेप यहाँ पे रखना है, एक आते हैं बने हुई, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेरिलाइजर में रखना है या फिर किसी के ऊपर रखना है, किसी मेटल के ऊपर,
जिसकी वजह से वो इसे टच ना करे। और यहाँ देखो ये मोनोमीटर होता है, मैनोमीटर जो प्रेशर को मेंटेन करते हैं, और ये HEPA फिल्टर्स होते हैं, इसमें ऐसे एयर फ्लो मेंटेन होता है जिसकी वजह से आप यहाँ बैठते हो। और ये हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर क्या करता है, ऐसे एयर को यूनिडायरेक्शनली ग्रो करता है, रोटेट करता है। और क्या होते हैं यहाँ पे आप बैठ के काम करते हो, जिसकी वजह से पूरा स्टेरिलाइज्ड होता है, इसके यहाँ से हवा अंदर आ ही नहीं सकती, इतना तेज प्रेशर होता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर का साइज़ क्या होता है। तो इसका साइज़ होता है 0.9 माइक्रोन, 0.1 से लेकर 0.9 माइक्रोन, जो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, इतने पास होते हैं फिल्टर्स। इट इज़ क्रूशियल टू कीप सेल कल्चर वर्किंग एनवायरनमेंट अल्ट्रा ग्रीन एंड विद नो बायोलॉजिकल और पर्टिकुलर कंटेमिनेशन। द डाउनवर्ड फ्लोइंग ऑफ एयर कॉजेज स्टेरिलाइजेशन फंक्शन। ये ऐसे डाउनवर्ड फ्लो ऑफ जो एयर होता है वो बेसिकली डाउनवर्ड फ्लो मतलब ऐसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट डिपेंड करते हैं। वो डाउनवर्ड फ्लो ऑफ एयर जो है वो स्टेरिलाइजेशन मेंटेन करता है। स्टेरिलाइजेशन मैं आपको बार बार बता दूं, अनकंटामिनेटेड, बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी वहाँ पे। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट एज एन इनविजिबल कर्टन। वो एक ऐसे कर्टन की तरह काम करता है जो बिल्कुल इनविजिबल हो, दैट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एयरबोर्न कंटामिनेंट्स फ्रॉम एंटरिंग द इनसाइड वर्किंग स्पेस। आपको जो वर्किंग स्पेस है जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए हर जगह, चाहे वो किचन हो, चाहे वो लेबोरेटरी हो। आप जहाँ पे वर्किंग एरिया में काम कर रहे हो, वर्किंग एरिया में, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। बायोइथेनॉल से आप साफ़ करोगे, अल्कोहल से, सैनिटाइजर से आप साफ़ कर सकते हो। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप क्या होता है, देखो ऐसा होता है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, जिसमें हम क्या करते हैं, जनरली माइक्रोस्कोप होता है जो ऊपर से देखने में काम आता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप होता है वो ऐसे नीचे से देखने में काम आता है। यहाँ पे हम कल्चर मीडिया को रखते हैं, और ये क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो हमारी लाइट है वो ऐसे जाती है, और क्या होता है हमारे जो कल्चर मीडिया में जो सेल्स होते हैं ना वो बहुत नीचे क्या होते हैं, एडहर्ट हो जाते हैं, मतलब सरफेस वो इतने भारी होते हैं कि जो सरफेस होता है ना वो उस पर क्या करते हैं, स्टिक कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा ये है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब, ये हमारा वो समझ लो प्लेट, पेट्री प्लेट जहाँ पे हमने रखा हुआ है मीडियम को, तो क्या करते हैं वो ऐसे नीचे सिंक कर जाते हैं, वो नीचे इससे भी नीचे जहाँ पे उसका सरफेस होगा वो वहाँ न्यूट्रिएंट मीडिया से नीचे वहाँ पे सिंक कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो सरफेस पे चले जाते हैं। और सरफेस पे की वजह से हम ऊपर से उसे देख नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे नीचे से देखते हैं उसे यहाँ से, जिसकी वजह से हमें यहाँ से सेल्स दिखते हैं और यहाँ से लाइट आती है। तो ये लाइट सोर्स है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ नीचे से देखते हैं और देखते हैं कि हाउ मेनी सेल्स आर बीइंग एडहर्ड, और इससे हमें सेल काउंटिंग करने में भी मदद मिलती है। ये कुछ ऐसा दिखता है जिससे हम नीचे से देखते हैं, और यहाँ से हमें लाइट पड़ती है, और यहाँ पे हमें सब कुछ दिखता है कि कितने सेल्स कहाँ पे और कैसे टेक प्लेस कर रहे हैं उसके बेस पे। ठीक है, इसे हम ऐसे कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से हम इसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके इसे हम ऐसे देख सकते हैं लैपटॉप में या किसी डिवाइस में कि वो क्या रीज़न है, फिर क्या है, उस पर क्या आ रहा है, पिक्स आ रही हैं। ठीक है, नीड इट है यूज टू विजुअलाइज टाइनी एनिमल सेल्स विच आर स्टक टू द सरफेस, आइडेंटिफाई कंटामिनेशन इफ एनी, स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब हम बात करेंगे रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन की। ये तो हमें पता है सबको, जो फ़ोन चलाते हैं आज के टाइम पे, जो रेजोल्यूशन होती है पिक्सल, ये पिक्सल्स के फॉर्म में होती है, कितने पिक्सल्स फट रहे हैं या कितने पिक्सल्स ठीक है, उसके बेस पे हम रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन को फील करते हैं, जिसकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन 4x भी हो सकती है, 10x भी हो सकती है, 20x भी हो सकती है, 40x भी हो सकती है। जनरली 100x जो होती है वो माइक्रोस के लिए यूज़ होती है। आर एडवाइज एज वेल एज फॉर फेस कॉन्ट्रास्ट। फेस कॉन्ट्रास्ट मतलब एक पर्टिकुलर फेस के लिए, वैसे वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, वो डिपेंड करेगा फेस कॉन्ट्रास्ट पे। एंड बेटर विजुअलाइजेशन, और वो उसकी विजुअलाइजेशन फटे ना ज़्यादा, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी जो पिक्सल्स हैं वो कितने ज़्यादा क्लीन है। अब आप देख सकते हो, आपको कुछ पिक्सल्स फटे हुए लग रहे होंगे, कुछ पिक्सल्स आपको क्लीन लग रहे होंगे, डिपेंड करता है कि हाउ द फोटो इज बीइंग टेकन। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप्स आर पॉपुलर फॉर लाइव सेल इमेजिंग। जो हमने इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप देखा अभी वो लाइव सेल इमेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज सेल्स सिंक एट द बॉटम एंड ऑल्सो द कवर स्लिप फॉर एड्रेस। मैंने आपको बताया ना कि जो सेल होता है वो सिंक हो जाता है बॉटम में, और जो कवर स्लिप है वो उसको एडहर करके रखती है। कवर स्लिप मतलब उस फंक्शन को ठीक से पकड़ के रखती है, जो भी इक्विपमेंट है उसे पकड़ के रखती है ठीक से, ताकि वो जल्दी गिर ना जाए, और वो उसके एडरेंस में चले जाते हैं, वो उसके एडर मतलब उसके सरफेस में चिपक जाते हैं। आई एम रियली सॉरी, ये थोड़ा सा पिक्चर अच्छी नहीं आ रही, बट आप थोड़ा सा मुझे सुनो बस। सेंट्रीफ्यूज क्या आता है, सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा डिवाइस होता है, जैसे हमारे मिक्सर होता है ना, मिक्सर वैसा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो बेसिकली भारी चीज़ों को नीचे सेटल करा देता है और हल्की चीज़ों को ऊपर रखता है। तो ऐसा क्या होता है
कि हम इसमें क्या करते हैं कि जो भारी सेल्स होते हैं ना और जो लाइट सेल्स होते हैं, हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। जो सेंट्रीफ्यूज होता है ना वो बेसिकली क्या करता है, इतनी हाई रोटेशंस पे मूव करता है 2000 आरपीएम पे, जिसे हम 200 इंटू ग्रेविटी है, एक्स नहीं है, ग्रेविटी है, इंटू मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है 10 न्यूटन के बराबर होती है। तो 2000 आरपीएम पे हम इसे रोटेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है 2000 रोटेशंस ले रहा है ये 1 मिनट में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भारी सेल्स होंगे वो नीचे अडर हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो लाइट सेल्स होंगे वो ऊपर घूमते रहेंगे, जिसकी वजह से जो भारी सेल्स होंगे वो नीचे रह जाती हैं और जो हल्के सेल्स होते हैं वो ऊपर चिपके रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे प्रोटोकॉल पे कितने सेल्स हैं और कितने लाइट और कितने हैवी वेट सेल्स हैं। कूलिंग सेंट्रीफ्यूज जब आप कहोगे कि जो मोटर चलेगी उससे हीटिंग में तो प्रोड्यूस होती है, तो उसके टेम्परेचर में वेरिफिकेशन नहीं आ जाएगी, वेरिएबिलिटी नहीं आ जाएगी, वो क्या पता टेम्परेचर चेंज हो जाए उसका, क्या पता वो सेल डेड हो जाए। बात तो सही है। तो उसके लिए हम कूलिंग सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं। कूलिंग सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू what their large shape, size and density, viscosity and medium rotor speed by using of centrifugal force। सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। कूलिंग सेंट्रीफ्यूज है ना उसमें ना आइस डाल देते हैं साइड्स में, जिसकी वजह से होता क्या है कि जिसकी वजह से ना जितनी भी हीट निकलती है वो क्या करती है, वो सारा कुछ आइस के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। और कुछ इलेक्ट्रिक टेम्परेचर मेंटेनेंस भी करते हैं, इलेक्ट्रिकली टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो सेंट्रीफ्यूज है वो मेंटेन रहता है। और वो साइज़ के बेस पे, शेप के बेस पे, डेंसिटी के बेस पे, डेंसिटी मतलब कितना मास है सेल्स का, कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है वो, कितनी विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी मतलब कितना गाढ़ा है, कितनी गाढ़ी है वो, ठीक है। गाढ़ा होता है ना जो दूध कितना भारी होता है, बस कितना भारी हो कितना गाढ़ा है वो। वैसे जो रोटर स्पीड मतलब जो रोटेट कर रहे हैं स्पीड, वो जो रोटेटर होते हैं रोटर कितने स्पीड में मूव कर रहे हैं, डिपेंड करता है उस पर कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना अप्लाई होगा। वाटर बाथ क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, मैं आपको पिछली वीडियो से बता चुका हूँ कि सब कुछ नाम में होता है। वाटर बाथ मतलब कि ऐसा होता है वाटर बाथ, कुछ ये देखो कुछ ऐसा होता है वाटर बाथ, ठीक है, कुछ ऐसा होता है वाटर बाथ। और ये वाटर बाथ में क्या होता है नीचे से हीट करते हैं, और जब हमें कुछ स्टेरलाइज करना हो या फिर टेम्परेचर मेंटेन करना हो ना तो हम ऊपर से खुला रहता है और क्या करते हैं हम उसके अंदर डिप कर देते हैं किसी चीज़ को, जिसकी वजह से क्या होता है हीट की वजह से ना अगर हम किसी चीज़ को थोड़ा सा गर्म करना हो, जैसे होता है ना चाय बनाते हैं हम चाय, बस वैसे ही होता है कि उसे ना हीट कर देते हैं, उसके अंदर किसी भी सब्सटेंस को रख देते हैं और क्या करते हैं गर्म करते हैं उसे पानी के थ्रू। जो हमें लाइट वेट गर्म करना हो थोड़ा सा, तो उसे बिना इफेक्ट किए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म करना है और ये भी नहीं कि बहुत कम गर्म करना है, ठीक अमाउंट पे अगर गर्म करना हो तो उसके लिए वाटर बाथ काम आते हैं। जिसमें क्या होता है एक टब होती है, टब जैसा स्ट्रक्चर होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसके अंदर ना एक हीटिंग कॉइल होती है, जैसे हम करते हैं ना गीज़र में हीटिंग कॉइल होती है, और क्या होता है उसमें पानी भरा हुआ होता है, और पानी और जब हम उसे ऑन करते हैं ना हीटिंग कॉइल उसे गर्म करती है और पानी स्टीम में बन जाता है, और स्टीम बनने की वजह से हम उसके अंदर जब रखते हैं किसी चीज़ को तो वो गर्म करती है उसे, तो वो स्टेरिलाइजेशन में भी, स्टेरिलाइजेशन में तो नहीं यूज़ होती, मोस्टली उसे चीज़ों को गर्म करने में या फिर एक पर्टिकुलर हीटिंग अमाउंट में यूज़ करते हैं। जब हमें किसी पर्टिकुलर केमिकल को हीट करना हो या फिर किसी पर्टिकुलर सेल को हीट ट्रीटमेंट देना हो, हीट शॉक ट्रीटमेंट देना हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। इसमें हम मेनली टेम्परेचर रखते हैं 5 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट आता है नियर बाय 0 to 5 डिग्री, ठीक है। अब ये बात है हमारी हीमोसाइटोमीटर। मुझे पता है आपको ये ठीक से दिख नहीं रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो आई एम रियली सॉरी, बट ये हीमोसाइटोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ सारा का सारा, आप सुनते जाओ मुझे, आगे तो इतना नहीं होना चाहिए, आगे इतना नहीं है, बस यही है थोड़ा सा। हीमोसाइटोमीटर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि बेसिकली हीमो मतलब हमारा हीमोग्लोबिन जो सेल से रिलेटेड है, और साइटो मीन्स हमारा सेल, और मीटर मीन्स जो हमारे सेल नंबर और वायबिलिटी को चेक करने में मदद करे। ऐसा हीमोसाइटोमीटर मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारे सेल नंबर को काउंट करने में मदद करता है। एक ऐसा बॉक्स बन जाता है ऐसे, और उसके अंदर कितने सेल लाई कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है हीमोसाइटोमीटर, जिसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर स्लाइड होती है, उस पर हमें सेल को रखना, पूरे मीडियम को रखना होता है, और ये पता चलता है कि इस पूरे बॉक्स में कितने सेल्स हैं। तो हमें पता चल जाता है 1 2 3 4 5, मतलब कि इसमें 0.05 mm के सेल्स हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि 1 mm में 0.05 है, तो 1 मीटर में कितने होंगे, उसे 10/-3 से मल्टीप्लाई कर दो। वो डिपेंड करता है कि वो वेरिएबल भी हो सकती है और वो कितने होते हैं। ये देखो जनरली ये होता है सेल काउंटिंग कैलकुलेशन के लिए ये होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ऐसे ऐसे सेल को काउंट करने में मदद करता है। और ये स्टेन्स हैं जो हम देख रहे हैं ब्लू कलर के, ये स्टेन होते हैं,
ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर की, अब आप कहोगे कि हम क्रायो प्रिजर्वेशन को कैसे भूल जाएं। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब अगर सेल को स्टोर करना हो तो हमने 10th क्लास में भी ये बहुत पढ़ा है कि क्रायो प्रिजर्व करना पड़ता है हमें 196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में हमें इसे रखना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम सेल्स को स्टोर कर पाते हैं। तो होता क्या है, ये एक लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हम सेल्स को एक अमाउंट में रख देते हैं, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग या फिर किसी भी पर्टिकुलर जार में या बीकर में हम रख देते हैं और इसे हम काफ़ी सालों तक स्टोर कर सकते हैं। वेदर हमें वो क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन कहते हैं, हम उसे क्रायोजेनिक स्टोरेज, क्रायो मतलब फोग और जेनिक मीन्स जीन या फिर सेल रिलेटेड, जो बेसिकली क्रायोजेनिक स्टोरेज होती है जिसे हम -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं स्टोर। अगर हमें उसे बाद में यूज़ करना है तो हम पहले बना के उसे स्टोर कर लेते हैं ताकि वो बाहर के एनवायरनमेंट से ख़राब ना हो और सेल को कुछ नहीं होता। आपको मन में आ रहा होगा ना कि हमें तो प्रॉपर एनवायरनमेंट मेंटेन करना था, तो फिर ये ख़राब नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे, ये ख़राब नहीं होते ऐसे। ये एक क्या कहते हैं, एक एसिड डोरमेंसी स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इन्हें कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं इसे, जिसमें ना सेल्स जो होते हैं वो एक शॉक लग के एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जिसमें उनको ना तो कुछ होता है ना वो ख़राब होते हैं। उनको धीरे धीरे जाना पड़ता है, यानी कि हम सीधा उसमें रख दें। पहले हमें उसे हल्की सी बर्फ़ में रखना होता है, ठंडे पानी में, फिर बर्फ़ में, फिर उसके बाद फ्रिज में, फिर उसके बाद डीप फ्रीजर्स में, फिर उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनर्स में। डायरेक्टली रखेंगे तो हीट शॉक ट्रीटमेंट, फिर एकदम से सेल को शॉक लगेगा, वो डेड हो जाएंगे। हमें कोल्ड शॉक देना है लेकिन धीरे धीरे देना है। ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम आपको, छोटे बच्चे हैं और हम अचानक से आपको जेसीबी में बिठा दें कि अब लो जेसीबी चलाओ। ना आपने ट्रक चलाया है, ना आपने कोई कार चलाई है, ना आपने कोई एक्टिवा चलाई है, ना आपने कोई बाइक, ना कोई साइकिल, ना आप पैरों पर चलना सीखे हो, आपको सीधा हमने जेसीबी में बिठा दिया तो देखो क्या हाल होगा, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा। बस वैसे ही होगा कि इसमें भी हमें धीरे धीरे शिफ्ट करना है, धीरे धीरे। पहले हमें उसे ठंडा, फिर और ठंडा, फिर और ठंडा, फिर और ज़्यादा ठंडा, फिर बिल्कुल ठंडा, ऐसे करना है, ठीक है। अब ये बात आ गई स्टेरिलाइजेशन ऑफ सेल कल्चर प्रिपरेशन की। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें यही लिखा हुआ है, डिस्क्राइब्स द प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉयज और एलिमिनेट। बस मैंने आपको ये बता दिया कि जो स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, जिसमें हम सेल्स को क्या करते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। हार्मफुल माइक्रोब या किसी भी माइक्रोब को हम किल कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके बाद एक बिल्कुल माइक्रोब फ्री कंडीशन बचती है, ठीक है। अब स्टेरिलाइजेशन हम कर कैसे सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना एक अभी थोड़े टाइम पहले ऑटोक्लेव के बारे में कि ऑटोक्लेव करते हैं उसे। अब बताते हैं क्या होता है वो। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। एक होता है हमारे पास ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, एक होती है हमारे पास रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, एक होती है हमारे पास फिल्टर स्टेरिलाइजेशन। आपको ये तो हमने पढ़े हुए हैं, और अगर नहीं पढ़े हुए कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होती है? ड्राई हीट नाम से पता चल रहा है, ऐसी हीट जो ड्राई कंडीशन में हो, यानी कि ऐसे ओवन होते हैं जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है जिसमें हम माइक्रोवेव्स के कॉन्टैक्ट में लाने से फूड को गर्म करते हैं, बस वैसे ही ड्राई हीट क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसे जो हम यूज़ करते हैं हॉट एयर ओवन में। हॉट एयर ओवन मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी ऐसा होता है हॉट एयर ओवन, आप ये देख सकते हो, ऐसा होता है हॉट एयर ओवन। और ये हॉट एयर ओवन में क्या होता है, हॉट एयर ओवन में हमारे पास थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर हमारे पास डबल वॉल्ड इंसुलेटेड चैम्बर एडियाबैटिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए होता है। हमारे पास डोर जैकेट्स होती है, टाइमर होता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग नोब होती है, डायरेक्ट थ्रू टाइमर होता है हमारे पास, हीट रेगुलेटर नोब होती है, स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास परफोरेटेड ट्रेज होती है, परफोरेटेड ट्रेज, जिससे होता क्या है, परफोरेटेड ट्रेड्स की मदद से हम क्या करते हैं, हीट जो है ना वो इक्वली सारे सरफेस पे मेंटेन हो जाती है। हीट जो है सारे सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सारे सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट स्टेरिलाइजेशन की वजह से जितने भी माइक्रोब्स जो उनके प्लास्टिक पे या फिर किसी भी मेटल पे या किसी भी न्यूट्रिएंट मीडिया पे है ना चिपके हुए हैं सरफेस पे, वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ये है ना हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन, उसकी वजह से हमारे जो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स है वो और भी इम्प्रूव्ड है, ठीक है। आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हॉट हीट मतलब कि ये हीट सप्लाई करती है इसे, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो परफोरेटेड ट्रेज है, मतलब कि उसके अंदर होल है, उस होल की वजह से क्या होता है कि हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हर एक में, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रोब्स किल हो जाती हैं। और ये हमारी रबर्स के, ये हमारे प्लास्टिक के लिए, ये मेटल्स के लिए या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स को क्या करता है, स्टेरिलाइज करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं इसकी मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन की। अब इसका हम टेम्परेचर जान लेते हैं एक बार ड्राई हीट का।
ड्राई हीट क्या है? इज अ मेथड ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन एंड यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन। ये कंडक्शन, जो मेटल होता है वो कंडक्ट करते हैं ना हीट को, तो वो उसके ऊपर काम करते हैं कंडक्शन पे। इन विच हीट इज फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय आउटर स्पेस एंड देन इनर स्पेस, जिसमें सबसे पहले वो आउटर स्पेस क्या है हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके अंदर वाला जो सरफेस है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। द कॉमनली यूज टेम्परेचर फॉर हॉट एयर ओवन इज टू स्टेरिलाइज मटेरियल लाइक ग्लास वेयर्स, प्लास्टिक वेयर्स। इसमें सिर्फ इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, कोई कल्चर मीडिया नहीं। इसमें सिर्फ ग्लास वेयर और प्लास्टिक वेयर को हीट करेंगे, विच इज़ टू बी 170 डिग्री सेल्सियस रखेंगे 30 मिनट्स के लिए, और 160 डिग्री सेल्सियस रखेंगे 60 मिनट्स के लिए, यानी कि 170 डिग्री सेल्सियस रखेंगे आधे घंटे के लिए, या फिर 160 डिग्री सेल्सियस रखेंगे 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे के लिए। अब आती है हमारे बात मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन की। तो ये होता है ऑटोक्लेव के थ्रू। ऑटोक्लेव मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक प्रेशर कुकर जैसा होता है, प्रेशर कुकर जैसा इक्विपमेंट ऐसा होता है ऑटोक्लेव। इसमें होता क्या है, इसमें ना नीचे पानी होता है बहुत सारा, और उसके नीचे ना हीटिंग कोयल होती है, जैसे हमने वाटर बाथ में डिस्कस किया था। और इसकी वजह से ये देखो, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ नीचे पानी होता है, ये इसके ऊपर हैंडल होता है, इस हैंडल को घुमा के हमें इसे ओपन करना होता है, पैडल पे ऐसे प्रेस करके ओपन करना होता है। इसके अंदर हमें ना वो जितने भी ग्लास जितने भी न्यूट्रिएंट मीडिया है, इसमें हम स्पेशली न्यूट्रिएंट मीडिया को कल्चर करते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेव काफ़ी तरह के हो सकते हैं, ऐसे टाइप ऑफ ऑटोक्लेव, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम इसके अंदर कल्चर मीडिया को रखते हैं, मोस्टली कल्चर मीडिया, ग्लास वेयर्स कंटेनिंग कल्चर मीडिया, जिसकी वजह से हम उसे बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर सेट कर देते हैं 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, सॉरी, ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 पाउंड प्रेशर फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है कि ये मॉइस्ट हीट पर काम करता है। अब आपको मॉइस्ट हीट क्या होता है, पानी होता है ना यहाँ पे, वो पानी जब बॉयल होएगा तो जिसकी वजह से स्टीम निकलेगी वो मॉइस्ट हीट होगी, जिसके अंदर नमी होएगी, ह्यूमिडिटी होएगी। लेकिन जो हॉट एयर ओवन होता है ना, उसके अंदर नमी नहीं होती, उसके अंदर स्पेशल बस सिंपल हीट होती है, जो गैसियस वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम उसे इसके अंदर हम मॉइस्ट हीट से करते हैं, मोस्टली कल्चर मीडिया को करने के लिए, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्राई हीट करते हैं फॉर वेयर्स के लिए। वेयर्स मतलब प्लास्टिक वेयर हो गए, ग्लास वेयर हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, उसके लिए, ठीक है। रेडिएशन की अगर हम बात करें, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन की, तो हमें पता है, हमने बात की अभी लैमिनर एयर फ्लो हुड में क्या करते हैं, हम ना काम करने से आधे घंटे पहले यूवी रेडिएशन ऑन कर देते हैं। यूवी रेडिएशन क्या करती है, माइक्रोब्स को किल कर देती है सारी। इसकी वजह से क्या होता है कि यूवी रेडिएशन जितने भी माइक्रोब्स को किल करती है ना, उसमें क्या होता है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, जैसे कि यूवी रेडिएशंस जो 200 से 280 नैनोमीटर पर काम करती है, जर्मिसाइडल इफेक्ट होता है, हमारे जर्म्स को मार देती है सारे, और पूरा कंटेमिनेटेड फ्री कर देती है एनवायरनमेंट को, जैसे कि लैमिनर एयर फ्लो हुड। फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें, इसमें भी लैमिनर एयर फ्लो हुड आएगा। इसमें हमने हैपा फिल्टर्स यूज़ किए थे, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हैपा फिल्टर्स की वजह से हमारा फिल्टर स्टेरिलाइजेशन भी हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा रह गया, बस ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया एक ऐसा ग्रोथ मीडियम होता है, और कल्चर मीडिया जो कि लिक्विड या जेल स्टेट में होता है, जो कि ऐसे डिज़ाइन होता है जो सपोर्ट ग्रोथ ऑफ कल्चर सेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू हो गया, हमारे अंदर जो होते हैं ना फिब्रोब्लास्ट होते हैं, फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, हमारे फाइबर होते हैं हमारे बॉडी में, स्केलेटल टिश्यू होते हैं, जैसे कि हमारी हड्डियाँ होगी, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, जैसे कि हमारी ये हमारी मांस हो गया, हमारा लिवर हो गया, स्किन हो गया, किडनी होगी, एंड मैनी टाइप ऑफ ट्यूमर सेल्स, यानी कि हमारे ट्यूमर सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में ड्यूरिंग कैंसर जो होते हैं ना, उसके लिए क्या होता है, हमारा बेनिफिशियल होता है कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं। चॉइस ऑफ मीडिया डिपेंड ऑन सेल बीइंग कल्चर्ड, हम कैसा सेल कल्चर लेंगे या फिर मीडिया लेंगे, वो डिपेंड करेगा कि हम कैसा सेल ले रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेल कल्चर यूज्ड फॉर एनिमल सेल इज़ नेचुरल और आर्टिफिशियल। सेल कल्चर जो हम ले सकते हैं वो हम नेचुरल भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने अपनी बॉडी से लिया और डायरेक्टली उसे क्या कर दिया, सेल्स को डाल के फिर उसे कल्चर कर दिया। या फिर एक आर्टिफिशियल भी हो सकता है कि हमने क्या किया, अपने सेल्स लिए और एक आर्टिफिशियल कंडीशन में उसे क्या कर दिया, मैन्युफैक्चर करके उसे बना दिया, मतलब कि उसे कल्चर कर दिया, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग एग्जैक्ट कंपोजिशन, जो लैक ऑफ नॉलेज होती है एग्जैक्ट रिगार्डिंग एग्जैक्ट कंपोजिशन, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मीडिया होता है वो बन नहीं पाता। जैसे कि अब आपको मैं बोल दूं कि न्यूट्रिएंट मीडिया बनाओ, तो वो आप भी ठीक से नहीं बना पाओगे क्योंकि मेजरमेंट्स नहीं आती। बट अगर मुझे मेजरमेंट्स आती है तो ऑफकोर्स मैं मेजरमेंट से बना पाऊँगा, ठीक है। मेजरमेंट्स आनी चाहिए। अब आपको मैं बोल दूँ 10 लोगों के लिए चाय बनाओ, आपको आती नहीं चाय बनानी, तो फिर आप कैसे बनाओगे? अगर आपको आती है वो अच्छी बात है, फिर आप बना दोगे, लेकिन जिसको नहीं आती चाय बनानी उससे पूछो, उसे एक कप भी नहीं आ पाएगी चाय बनानी। वही तो मैटर करता है कि जो बायोलॉजिकल ये जो कल्चर मीडिया होता है इसमें हम बना सकते हैं तभी जब हमें उसके मेजरमेंट्स पता हो, जब हम उसके अवेयरनेस पता हो, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज हमें उसका एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं पता करती।
ठीक है, इसलिए अब उसकी अगर हम उसकी बात करें बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, तो 3 टाइप के होते हैं कल्चर मीडिया। एक होता है बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जिसमें हम प्लाज्मा को कंसीडर कर लेते हैं, हमारी बॉडी के जो हमारा खून का पार्ट होता है ना, खून में हमारा जो पार्ट होता है, प्लाज्मा एक हमारा खून का पार्ट होता है, ब्लड का पार्ट होता है। प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ आवर ब्लड, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड एंड 55% ऑफ आवर ब्लड इज प्लाज्मा, ठीक है। सीरम होता है, सीरम होता है हमारा जो वो होता है ना क्लोटिंग फैक्टर, वो प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। लिम्फ होता है हमारी बॉडी में, और ये टिश्यूज़ होते हैं, प्लेजेंटल कोड होती हैं, प्लेजेंटल कोड जिसे हम बोलते हैं, अम्बिलिकल कोड जिसे हम बोलते हैं, अम्बिलिकल कोड सीरम। एमनियोटिक फ्लूइड जो मदर के उसमें होता है, वोम में होता है ना, मदर के वोम में, मतलब जब बेबी हो रहा होता है तो बेबी के टाइम पे हो रहा होता है अम्बिलिकल वो एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। टिश्यू एक्सट्रैक्ट की अगर हम बात करें, ये दूसरा टाइप है टिश्यू एक्सट्रैक्ट का। नेचुरल मीडिया की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, नेचुरल मीडिया में बायोलॉजिकल फ्लूइड होता है, टिश्यू एक्सट्रैक्ट होता है। टिश्यू एक्सट्रैक्ट मतलब टिश्यू को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, नाम में सब कुछ है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लिवर के टिश्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया, किडनी के टिश्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया, स्प्लीन के टिश्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बोन मैरो को कर लिया, ल्यूकोसाइट्स यानी कि हमारे WBCs को कर लिया, बोवाइन एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट, एम्ब्रियो के एक्सट्रैक्ट को कर लिया, और चिकन एम्ब्रियो जो चिकन होता है ना, जो हैन होते हैं उनके हैं जो बच्चे होते हैं उनके एम्ब्रियो को कर लिया। क्लोट्स की अगर हम बात करें कोएगुलेशन की, तो ये थर्ड टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे, जैसे कि विटामिन K हो गया, प्लाज्मा हो गया, जो बेसिकली हमारे खून को रोकने में हेल्प करते हैं, उसमें हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, ABC से याद कर लो, ABC से, A फॉर आर्टिफिशियल सॉल्यूशन, B फॉर बेसल मीडिया, C फॉर कॉम्प्लेक्स मीडिया। A फॉर आर्टिफिशियल मीडिया से हमारे पास आगे ईगल बेसल मीडियम और हैंक बेसल मीडियम, ठीक है। ईगल बेसिक सॉल्ट, हैंक बेसिक सॉल्ट, और बेसल मीडियम में हमारे पास आगे MEM जिसे हम बोलते हैं मिनिमम एसेंशियल मीडियम, ठीक है। ये देखो मिनिमम एसेंशियल मीडियम, और एक आगे हमारे पास DMEM, डलबैकोस मिनिमम एसेंशियल मीडियम, मैं आपको भी बताऊंगा यहाँ पे, डलबैकोस एसेंशियल मिनिमम एसेंशियल मीडियम, और कॉम्प्लेक्स मीडिया जिसे हम कहते हैं RPMI 1640 और IMDM, ठीक है। ये मैम पढ़े हम कॉम्प्लेक्स मीडिया, ये एग्जांपल्स हैं इसके। बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं कल्चर मीडिया में देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स मतलब जो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, जैसे कि हार्मोन्स हो गए। दीज आर द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स विच आर इन वेरी लेस क्वांटिटी। रिक्वायरमेंट क्या होती है कंपोनेंट्स की, आर वेरी अलोंग विद द सेल टाइप। सेल जैसा लिया है उसके बेस पे डिपेंड करती है कि हमने कितनी कितनी लेनी है, वो अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं कि एक बना लिया तो एक, नहीं, अलग अलग लोगों को अलग अलग चाय पसंद आती है। किसी को कम मीठे की चाय पसंद आती है, किसी को ज़्यादा मीठे की चाय पसंद आती है, किसी को स्ट्रॉन्ग चाय पसंद आती है। वैसे ही अलग अलग सेल की भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग कल्चर मीडिया की। एंड दीज डिफरेंसेज आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव नंबर ऑफ मीडियम फॉर्मुलेशन। वो एक्सटेंसिव नंबर ऑफ मीडियम फॉर्मुलेशन मतलब बहुत मीडियम के बनते हैं, बहुत मीडियम। फैक्ट लैबोरेटरी में कभी जाओगे ना, मीडियम बन ही रहे होंगे, बन ही रहे हैं, रोक नहीं सकते क्योंकि उनको कल्चर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। सीरम जो है वो क्या होता है, वो प्रोटीन रिच फैक्टर होता है एंड इंक्लूड एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, फेरेटिन, फिब्रोनेक्टिन। सीरम ये ऐसे ही है। सीरम इंक्लूड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, जिसकी अगर हम बात करें, सीरम इज़ रिच इन प्रोटीन एंड इंक्लूड एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, फेरेटिन, फिब्रोनेक्टिन, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं, आपको इसे याद करने। सीरम इंक्लूड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है हमारे पास सीरम की कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ फैक्टर्स एंड हार्मोन्स लाइक बाइंडिंग प्रोटीन्स। ऐसे ग्रोथ फैक्टर या हार्मोन्स जो बाइंड करते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीएस इनिबिटर, जो प्रोटीएस को इनिबिट करते हैं। प्रोवाइड मिनरल्स लाइक सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, जिंक आयंस, फेरिक आयंस। प्रोमोट अटैचमेंट ऑफ सेल्स टू सबस्ट्रेट, एक्सेसिव बफर एंड प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। पहला क्या आ गया, ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स जो बाइंड करने में हेल्प करते हैं प्रोटीन के साथ, जैसे कि सोडियम आयंस हो गए, पोटेशियम आयंस, ये प्रोटीएस इनिबिटर हो गए, ठीक है। सेकंड हो गए जो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सोडियम आयंस सोडियम की फॉर्म में मिनरल प्रोवाइड कर रहे हैं, पोटेशियम आयंस पोटेशियम की फॉर्म में मिनरल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिंक आयंस जिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, फेरिक आयंस फेरिक सल्फेट प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोमोट द अटैचमेंट ऑफ सेल्स टू सबस्ट्रेट, जो क्या कर रहे होते हैं, एक होता है कि सेल के अटैचमेंट में हेल्प करते हैं टू सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट हम देते हैं उसके अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। एक्सेसिव बफर,
एक्सेस बफर मतलब जो हमारा होता है ना लिक्विड मीडियम, उसका बफर रखते हैं हम। एंड प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल होता है वो मैकेनिकल डैमेज नहीं सहता, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती ड्यूरिंग एजिटेशन और सस्पेंशन कल्चर। हम जब एजिटेशन करते हैं ना, मतलब सस्पेंशन कल्चर को क्या करते हैं हम, रोटेट करते हैं, ट्रीट करते हैं, या फिर एक दूसरे से एक जार से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो सेल क्या है वो इधर टूटते नहीं, क्योंकि उनकी विस्कोसिटी इतनी होती है कि वो इतनी जल्दी टूटते नहीं, क्योंकि उसे एक्सेस बफर डालना पड़ता है। सेरम ना बहुत एक थिन लेयर प्रोवाइड करता है सेल्स को, जिसकी वजह से क्या होता है जब वो गिरते हैं ना तो वो जल्दी टूटते नहीं, तो इसलिए ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिफरेंट कल्चर मीडियम्स, कॉमन कल्चर मीडियम जो इंक्लूड करते हैं ईगल, मिनिमम एसेंशियल मीडियम, ये तो बस कुछ कल्चर मीडियम हैं जो आपको याद रखने हैं। ईगल्स मीडियम, मिनिमम एसेंशियल मीडियम, डलबैकोज मॉडिफाइड एसेंशियल मीडियम, RPMI 1640, और या फिर इसे हम बोलते हैं हैंक्स न्यूट्रिएंट मीडियम, IMDM जिसे हम स्कोफ मॉडिफाइड डलबैकोज एसेंशियल मीडियम बोलते हैं, DMEM जिसे हम F12 भी बोलते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है फॉर सेलेक्टिंग मीडिया इन एनिमल सेल कल्चर, वो क्राइटेरिया क्या है, वो इमीडिएट सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो न्यूट्रिएंट मीडियम से भरपूर होना चाहिए, न्यूट्रिएंट से भरपूर होना चाहिए, प्रोलॉन्ग सर्वाइवल, उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होना चाहिए, मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, इनडेफिनेट ग्रोथ, व्हेन सेल लाइन्स ऑफ कैंसर आर ग्रोन, मतलब वी कैन स्टॉप बाय, जैसे कि कैंसर के जो सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटली ग्रो करते ही रहते हैं, तो इनडेफिनेट ग्रोथ, तो उसकी इनडेफिनेट ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन उसे हम साथ साथ रोक भी पाएँ, उसका एक हमारे पास सिस्टम होना चाहिए कि हम उसे रोक भी पाएँ, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होनी चाहिए, ठीक है। सस्पेंशन सेल्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं वो है RPMI 1640, एडरेंट सेल्स जो हैं जिसे हम यूज़ करते हैं वो है MEM, डेट इज़ अगर सस्पेंशन सेल्स है उसके लिए हम यूज़ करेंगे RPMI 1640, और अगर अडेरेंट सेल्स है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मिनिमम एसेंशियल मीडियम। इट इज़ ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद मिनिमम एसेंशियल मीडियम फॉर एडरेंट सेल्स और RPMI 1640 फॉर सस्पेंशन सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ताकि आप जो आगे जाकर अगर प्रैक्टिकल्स भी करो तो उसमें आप कोई गलत मीडियम यूज़ ना कर लो। मीडिया इज सप्लीमेंटेड विद एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल मीडिया जो है वो एंटीबायोटिक्स से भी सप्लीमेंट करना पड़ता है, जैसे कि पेंसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, जो कि प्रिपेयर्ड मीडिया के साथ फिल्टर होता है और उसे 4 डिग्री सेल्सियस पे क्रायो प्रिजर्व किया जाता है स्टोर पे। अब आप कह रहे हो कि सब कल्चर क्रायो प्रिजर्व बोल तो रहे हो, ये होता क्या है? अब इसकी हम बात करेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ सब कल्चर इज बेसिकली द प्राइमरी कल्चर रेफर्स टू अ स्टेज ऑफ कल्चर आफ्टर द सेल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द टिश्यू। एक है कि मैंने अपनी बॉडी से निकाला और उसे एक कल्चर मीडियम में रख दिया, वो है हमारा प्राइमरी कल्चर जिसे हम बोलते हैं। कि शुरू में आप बिल्कुल फ्लैशबैक में चले जाओ कि एक जो पर्टिकुलर सेल है वो हमारा निकाला और उसे क्या किया हमने, उसमें रख दिया, किस में रख दिया, कल्चर मीडियम में रख दिया, एंड प्रोलिफरेट करने को दिया अंडर एप्रिशिएट कंडीशन। प्रोलिफरेट मतलब सेल डिवीजन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे बड़ा करते रहा, प्रोलिफरेट करता गया, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ठीक है, अंडर एप्रिशिएट कंडीशन अंटिल दे ऑक्यूपाइड अवेलेबल सबस्ट्रेट अचीव्ड कॉन्फ्लुएंसी। कॉन्फ्लुएंसी यहाँ देखो टेबल बना हुआ है जिसमें डिवीजन और लैग है, इसमें लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। जब एक बार पॉपुलेशन में कंपटीशन आने लग जाता है ना तो वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। तो 90% जैसे पहुंच गई ना, अब जहाँ 100% पहुंची वहाँ पे वो ना एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे और सेल डेड हो जाएंगे। तो इसलिए हमें 90% पे पहुँचते ही एक सेल को छोड़ देना है, 1% सेल्स को छोड़ना है, और बाकी के जितने भी 89% है उन सबको निकाल लो, उन सबको फ्रेश मीडियम में कर लो। क्या फ्रेश मीडियम में उनको 99% को तो स्टोर कर लो, ठीक है। जो हमने लिया ना, अगर फॉर एग्जांपल 100 सेल्स बने तो 99 को तो स्टोर कर लो, क्रायो प्रिजर्व कर लो। जो बाकी का 1% बचा ना उसे क्या कर लो, आप उसे फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम में करो और उसको फेवरेबल कंडीशन फिर से प्रोवाइड करो, ताकि उसे लगे कि अब फिर से मेरी ग्रोथ स्टेज आ गई है। फिर वो लैग फेज पे आएगा, फिर वो 90 सेल्स बनाएगा, फिर उसको बाकी 90 सेल्स को 89 सेल्स को क्या करो, स्टोर करो और एक सेल को फिर से नए मीडियम में ट्रांसफर करो। इससे आप काफ़ी सारे सेल्स बना सकते हो। ये तो कहने वाली बात है सिर्फ कि 99% है या फिर 90% है, कि अगर आपके 100 सेल्स हैं, सेल कभी भी 100 नहीं बनते, वो हमेशा मिलियंस में बनते हैं। तो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख ऐसे। एट दिस स्टेज एट सेल्स हैव टू बी सब कल्चर। जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं ना, उसको जो एक सेल बचा वो उसको क्या करते हैं, सब कल्चर करते हैं। सब कल्चर मतलब दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करते हैं बाय ट्रांसफरिंग देम टू अ न्यू वेसल विद हैविंग फ्रेश ग्रोथ मीडियम टू प्रोवाइड मोर स्पेस एंड कंडीशंस फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ। आपको क्या हो रहा था, आप लोग 5 रहते हो घर में, अब आपकी बारी, आप सब लोग पढ़ लिख लिए, आपको क्या हो रहा था, आपको अपने घर में लग रहा था कि यार भारी भारी लग रहा है अपने घर में, यार क्या क्या सब भर गए हैं अपने घर में, गेस्ट आ गए हैं,
तो आपने क्या किया, अपने लिए एक नया घर बना लिया। तो क्या हुआ, आपको एक फेवरेबल कंडीशन मिली कि आपके घर में आप जो मर्जी करो, कौन रोक रहा है आपको। बस वैसे ही है, ठीक है, कि इसमें आप नए फ्रेश मीडियम में चले जाओगे, ठीक है। सेल्स आर टू बी केप्ट इन हेल्दी एंड इन ग्रोइंग स्टेट। सेल्स को वही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, हेल्दी ग्रोथ स्टेट प्रोवाइड करेंगे। फॉर दिस पर्पज सेल नीड टू बी सबकल्चर्ड। और पैसेज, जिसे पैसेजिंग भी बोलते हैं, पैसेजिंग मतलब एक से दूसरे में माइग्रेट करते हैं ना, वो उसे बोलते हैं पैसेज। इट इज़ द पैसेज ऑफ सेल्स व्हेन दे रीच टू 80 to 90% कॉन्फ्लुएंसी। जैसे वो 80 से 90% कॉन्फ्लुएंसी पे पहुंच जाए, उसे एक नए फ्लास्क या नए बीकर में या फिर किसी भी नए कल्चर मीडियम में क्या कर लो, ट्रांसफ़र कर दो। शुरू से शुरू कर दो। पेट्री डिश एट्सेट्रा। एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन, कोलेजनेज, डायपेज, ऐसे कॉम्बिनेशन दो विद EDTA। EDTA मतलब इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट। ये एक बफरिंग एजेंट है जो कि चिलेशन करता है। चिलेशन मतलब जो ब्रेक करता है सेलुलर ग्लूकोज डेट अटैच सेल्स टू सरफेस। जो सरफेस से चिपके हुए हैं ना, उसे वो तोड़ देता है EDTA, और क्या करता है, उसे सेल को ट्रांसफर करने में मदद करता है। क्रायो प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, लास्ट टॉपिक है, बस लास्ट टॉपिक है। सच्ची शुक्र है। क्रायो प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, इफ सरप्लस सेल्स आर अवेलेबल फॉर सब कल्चरिंग। आप कह रहे होंगे ना कि नहीं सर छोड़ दो ना, आते ही हमें सब कुछ तो आता है कि ये -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पर हम स्टोर करते हैं, और तो और इसमें हम DMSO यूज़ करते हैं, जैसे कि डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, और या फिर ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं, जिससे कि हम इसे -130 डिग्री सेल्सियस या फिर -196 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखते हैं until they are नीडेड फॉर स्मॉल सेल कल्चर लेबोरेटरी। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज, रेफ्रिजरेटर में कर लो, डीप फ्रीजर्स में कर लो, या फिर नाइट्रोजन उसमें कर लो, नाइट्रोजन कंटेनर्स में। तो तक हम यही वीडियो एंड करते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, कंटेंट पसंद आया हो और मेरे बोलने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। कोई गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ कर देना। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। और अगर आपको आगे की और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार आपको सब्सक्राइब करने से ना बहुत अच्छा लगता है, जब आपके ना काउंट होते हैं वो बढ़ते हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं? नहीं। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, अभी मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो 52 से 53 हो गए, और इतना अच्छा लगता है ना। और आप ये भी देख सकते हो कि मेरे जो ये डैशबोर्ड है उस पर कितने व्यूज़ हैं। तो आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने में कि जैसे आप ना बहुत अच्छा करते हो। ये देखो 52 से 53 होगी, कितना अच्छा लगता है देखने में, जब आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो और इतना ज़्यादा अच्छा फील कराते हो कि मैं और कुछ नया करूँ आप लोगों के लिए। मैं हमेशा हर दिन एक एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको बहुत पसंद आए। मुझे बस चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े और एक बहुत बड़ी फैमिली बनाएं। लाइव वीडियोस भी करेंगे, फिर उसके बाद मज़े करेंगे, उसके बाद नई नई वीडियोस, नए नए टॉपिक्स कवर करेंगे। आप बस इसे व्यू कर दो, सोशल मीडिया पे वायरल कर दो इन वीडियोस को। जितने भी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने भी लोगों सब पे वायरल कर दो इस वीडियो को, ताकि क्या हो, मेरा भी जो चैनल है और आपका भी जो, क्योंकि आप ही का चैनल है, मेरा चैनल तो क्या ही है, मेरा नाम तो बस दीपक अग्रवाल है, ये आप ही का चैनल है दीपक अग्रवाल, जिसमें मैं आपको नई नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, नई नई इन्फॉर्मेशन बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। इतनी खुशी मुझे आज तक